एक मिनट। रिटेरिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। हाँ, जैसे जहाँ पे री आ जाता है ना, आर, नॉवेल का मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही समथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, बोलते नहीं नोबेल कॉज, वही है एक तरीके से। आप क्या कह रहे थे? हाँ देखो, जहाँ री आ जाता है ना उसका मतलब बार बार होता है, और वापस से होता है, वापस से, री बैक। ठीक है, तो वो है रिटेरिएशन, मतलब बार बार दोहराना। वो कह रहा है 2017 में जो हुआ था वैसे ही वापस अब हो रहा है। रिटेरिएशन ऑफ 2017 का मतलब क्या हुआ, जो 2017 में हुआ वापस से वही हो रहा है। ये हो गए क्वेश्चंस। एक पीछे भी होगा लास्ट पन्ने पे है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मत करिएगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैसे ही करना, पहले एलिमिनेट कर लेना, है ना। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाने हैं, समहाउ द अदर। फिर दो में जब फाइट होगी तो देखना कौन सा जो है इट्स अ बेटर ऑप्शन। वे फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई आपका कोई पॉलिसी है, अब उसमें तीन चार है, तो उसको फेज वाइज फेज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इस, फिर हाँ हाँ, वन बाय वन करके। हो गए सारे लास्ट। किसका? ऑथर अग्री नहीं करेगा। चेक करो ना किससे किससे अग्री नहीं कर रहा, उससे एलिमिनेट करो जरा। हो गए सारे। देखे क्या किया आंसर।
क्या किया तुमने, देखो ठीक है दिख जाएगा। हो गया, लाओ डिस्कस करते, जरा एक दे देना मुझे, इससे पढ़ लेना एक मिनट। चलो देखो तो, देखो क्या लिखा हुआ है, मच इंटरेस्ट रेट हैज बीन जनरेटेड, देखिएगा ठीक है, much interest rate has been generated by the budget's statement that RBI will issue digital rupees during 2022-2023, ठीक है, तो डिजिटल रुपी की बात हो रही है। अगर पैसेज में रिटेन नहीं कर पाते हो ना तो थोड़े थोड़े लिख लिया करो, ताकि वापस से जब आप देखो तो पूरा लिखने नहीं पड़े आपको। इट इज़ अ reiteration of 2017 suggested by GOI's high level interministerial committee, ठीक है, तो ये सेम चीज़ हो चुकी है 2017 में, बोला था किसने, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मीटिंग वगैरह हुई थी उसमें बोला था कि भाई आप क्या लॉन्च करिए, डिजिटल रुपीज़ को लॉन्च करिए, तो वही चीज़ हो रही है, ठीक है। दैट आस्क्ड आरबीआई टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC. A CBDC is a digital form of paper currency. Holder of CBDC can transfer money digitally instead of handing over currency notes. Globally, pilot projects on CBDC have been underway since 2014. ये ग्लोबली 2014 से चल ही रहा है, ठीक है, ग्लोबल। Then, however, progress is slow. Progress slow है because this seemingly simple innovation can have unforeseen consequences. तो जो आपको नई इनोवेशन लग रही है, इसके कुछ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो हमने अभी देखे नहीं है ना, अनसीन कॉन्सिक्वेंसेज। अब वो शायद इसी को इलेबरेट करेगा फर्दर पैसेज में कि क्या क्या अनसीन रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। India today is one of the 50 odd monetary jurisdictions with a digital retail payment system that runs 24/7 and transfer are near real time, ठीक है। तो आपने NEFT के बारे में सुना होगा, RTGS के बारे में सुना होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो ऑलमोस्ट वो रियल टाइम ही होते हैं। अब तो खैर UPI है, सो यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। RBI's pilot survey on retail payment done in the 6 cities over December 2018 and January 2019 showed that डिजिटल पेमेंट्स वर कैचिंग ऑन फास्ट, मतलब लोग डिजिटल पेमेंट्स पे तेजी आ रही है, मतलब लोग कर रहे हैं, दे आर ऑप्टिंग फॉर द डिजिटल पेमेंट, ठीक है। वाइल कैश वाज द प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन अप टू 500, तो 500 तक तो कैश ठीक है, बट उसके ऊपर लोग प्रेफर करते हैं कि क्या करें आप, डिजिटल पेमेंट करें। अब डिजिटल पेमेंट में कुछ भी हो सकता है, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, UPI कर सकते हो, दुनियादारी जो भी चीज़ें हैं उसमें, ठीक। उसका एक लॉजिक मुझे ये भी समझ में आता है कि सपोज यू हैव गिवन समबडी द मनी, है ना, एंड यू डोंट हैव एनी प्रूफ, भूल गए आप, या आपने कहीं पेमेंट किया आप भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको एक दिन में मल्टीपल पेमेंट्स करने हैं, अगर आपने कैश में किया तो रात में हिसाब लगाने बैठोगे तो याद नहीं रहता है। अच्छा डिजिटल में क्या है, UPI में क्या है, NEFT में क्या है, तो वो तो कहाँ जाएगा, वो तो आपके स्टेटमेंट में रहेगा ही, कहाँ जाएगा वो, ये भी एक फ़ायदा होता है। Digital payments were more popular for higher amounts as digital payments have been growing at over 50% over the last 5 years. The trend is clear. वही ट्रेंड क्लियर है कि 50% से बढ़ रहा है लास्ट 5 ईयर में कि लोग ऑप्ट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट को। From a user's standpoint, there is no real incentive to switch to a CBDC as a growing proportion of retail transaction are already done digitally. तो जो कह रहा है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए जो है यार ना, ये CBDC पे जाना कोई फायदेमंद तो है नहीं, लग नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन तो कर ही रहे हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ NEFT हो गया, इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, UPI हो गया, इन द फॉर्म ऑफ RTGS हो गया। तो इस पे जाने से हमें तो कोई खास फायदा नहीं मिल रहा जो आपके नॉर्मल लोग हैं, ठीक। ओके अगला, फॉर RBI however, हालांकि a CBDC is not just another digital payment option, ये जैसे UPI जैसे another digital payment option नहीं है। अब इसमें बहुत सारे implications हैं, अब यहाँ पे कहानी शुरू हुई, ये तो इंट्रोडक्शन है कि अच्छी बात है आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, अब इसमें क्या क्या implication है, क्या क्या दिक्कतें हैं वो समझिए। For the banking system that are not entirely clear, if there is a partial shift away from the bank to deposit CBDFC, what are the implications for the role of banks in the credit creation? मान लीजिए
कि आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप पैसा कहाँ नहीं डाल रहे हो, पैसा आप कहाँ नहीं डाल रहे हो, बैंक में नहीं डाल रहे हो। तो जो बैंक वेल्थ क्रिएशन करते हैं, है ना, जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं भाई, बैंक हाउ डज अ बैंक ऑपरेट, आपसे पैसा लेंगे किसी और को देंगे। भाई आपने मान लीजिए 10 लाख डिपॉजिट किया, तो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे आपको चीजें मिलेंगी, है ना। अगर सेविंग अकाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट रेट, एफडी वगैरह कराओगे तो उस पर होगा, ठीक है। अब यही 10,000 रुपए आपने डाल दिए पड़े बैंक में, तो बैंक के पास कोई आया तो उसने 9,000 उसको दे दिए। आपको वो कितना दे रहा है, मान लीजिए 10% दे रहा है, देता नहीं कभी इतना 10%, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट दे रहा है, अगले से कितना इंटरेस्ट ले लेगा, 15 ले लेगा। तो ऐसे ही तो बैंक ऑपरेट करते हैं। तो भाई आप जब आप डिजिटली ट्रांसफर करने लग जाओगे तो बैंक में डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर बैंक कैसे अपना जो क्रेडिट क्रिएशन वो करेगा। तो ये एक इसमें ड्रॉबैक है, किसमें, ये सीबीडीसी में, डिजिटल पेमेंट में, ठीक है। ओके, बाय एक्सटेंशन व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा। वन ऑफ देम स्वीडिश रिच बैंक लॉन्च्ड इट्स ई कोरोना प्रोजेक्ट 2017। देखो एक एग्जांपल भी दिया गया है कि स्वीडन के बैंक ने 2017 में ई कोरोना प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और वो अभी तक इसके नीड और पोटेंशियल इम्पैक्ट को स्टडी कर रहा है। मतलब 2017 से लेकर 24 आ गया, वो अभी भी स्टडी कर रहा है कि इसकी नीड क्या है और इसका क्या है इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। लॉन्च तो कर दिया आपने डिजिटल पेमेंट, ना नीड समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। द केस हियर इज नॉट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सीबीडीसी, यहाँ पे जो केस है वो अगेंस्ट में नहीं है, रादर इट इज अबाउट द नीड टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट डेडलाइंस इन दिस एंडेवर। जबकि मुद्दा ये है कि वो कह रहा है कि जो डेडलाइन आपने दी है ना, उस पर थोड़ा सा हमें रिजिड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया 2023-24 तक लॉन्च कर दो। डेडलाइन मत रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, जैसे जैसे चीजें सही होंगी, क्लियर होंगी, तब इंप्लीमेंट करें, यही लिखा हुआ है। रादर इट इज अबाउट द नीड टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट डेडलाइंस इन दिस एंडेवर। सीबीडीसी में बी इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब है वो तो होके रहेगा, अभी मैंने बताया है ना, समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन, दैट विल हैपन, बट द नीड फॉर आरबीआई टू कवर फॉर ऑल द पॉसिबल रिस्क इज नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। द टाइमलाइन शुड बी फ्लेक्सिबल। तो कुल मिला के टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कुल मिला के ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है ऑथर का, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ऑथर क्या कह रहा है कि वो सीबीडीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें क्या रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। जब सही समय आएगा, जितने भी रिस्क हैं वो नहीं होंगे, तब जाके लॉन्च करिएगा, टाइमलाइन को आप फ्लेक्सिबल रखिए, पूरी कहानी ये है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने करना क्या है, हमें क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहला, व्हाट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, है ना। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो इसमें देखते हैं अपना, पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने की। तो आप बताओ सबसे इजीली तरीके से आप किसको एलिमिनेट कर पा रहे हो पहले वाले में। ए तो एलिमिनेट हो जाएगा सीधे सीधे। क्या लिखा हुआ है, कंसीडरिंग द वाइडर इम्प्लीकेशन ऑफ सीबीडीसी द आरबीआई शुड ड्रॉप द आइडिया। ये तो बोला नहीं गया है, वो तो कह रहा है कि भाई आरबीआई पहले चेक कर ले कि सारे क्या रिस्क वगैरह ठीक है, तब तो जाके इम्प्लीमेंट करे। तो कहीं तो पैसेज में ये मेंशन नहीं है कि वो आइडिया ही ड्रॉप कर दे, वो हो गया। फिर देखो सी वाला भी एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। क्या लिखा है, द आरबीआई हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग सीबीडीसी, नहीं मेकिंग वर्केबल प्लान्स फॉर सीबीडीसी। तो ये कहीं मेंशन नहीं किया गया कि वो प्लान बनाएगा। ऐसे डी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। डी में क्या है, इंट्रोड्यूसिंग सीबीडीसी में हैव मोर स्टार कंसिक्वेंसेस। स्टार का मतलब वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है, तो आपका आंसर आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस है, लेकिन क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि इसके अनफोर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप समझो, क्या ये सेंट्रल आइडिया है पैसेज का, ये भी तो देखो। आपको तो सेंट्रल आइडिया बताना है ना पैसेज का। सो मेंशन तो है पैसेज में कि ये हो सकता है, बट सेंट्रल आइडिया थोड़े है। क्या पैसेज इसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके तो इर्द गिर्द है नहीं। तो आपका पहले का हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए इन दिस वे सेकेंड पे आते हैं। द पैसेज सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस। अब इन्फ्रेंसेस है, इन्फ्रेंसेस डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है।
आपको बताना पड़ता है। इन्फ्लुएंसेस है आपका सेकेंड वाले का, देखते हैं कि क्या क्या मेंशन है, सॉरी क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो, विच द पैसेज सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, अब देखिए हम पहले कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने की। द जनरल पब्लिक वुड नॉट हेजिटेट टू शिफ्ट टू सीबीडी, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई। जनरल पब्लिक तो हेजिटेट कर रही है ना, उसे तो क्या ही समझ में आ रहा है, उसे तो कोई फायदा मिल नहीं रहा। तो ये पैसेज इस इन्फ्लुएंस को तो सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो, अच्छा ऐसे आप किसको भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप ध्यान से देखो तो शायद, जी, कंपीटिंग विद डिजिटल रिटेल पेमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर सीबीडीसी। तो ये देखो, आप समझिएगा, सेंटेंस समझिएगा, कंपीटिंग विथ डिजिटल रिटेल पेमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर सीबीडीसी। तो ये हमें कैसे पता कि बिगेस्ट चैलेंज है? हम ये कह रहे हैं, समझना ध्यान से, पैसेज ये कह रहा है कि अगर रिटेल पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि सीबीडीसी पे जो है ज्यादा लोग क्या ना करें, स्विच ना करें। और वो ज्यादा लोग कौन? कॉमन पीपल। ठीक है, तो ये चैलेंज कैसे हो गया? क्योंकि आप खुद समझिए, जब डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा ही नहीं तो सीबीडीसी पे लोग क्यों जाएंगे? सीबीडीसी भी तो अल्टीमेटली क्या है? डिजिटल ही तो है। तो वो compete कहाँ कर रहा है? वो तो सपोर्ट करेगा ना उसको। तो इसलिए आप सी बी एलिमिनेट कर गए। अब बचे दो। अब ये दो बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं जो है, ए बी और डी बी। ठीक है, अब देखिए, विच द पैसेज सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस। दो इन्फ्लुएंस बचे आपके पास। डी में लिखा है कि रोल ऑफ बैंक्स इन क्रेडिट क्रिएशन वुड डिक्रीज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी, एक ये लिखा हुआ है। और ये पहला है द इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट्स वुड पोस्ट चैलेंज टू फॉर सीबीडीसी। तो ये तो यार सही लिखा हुआ है, ये इन्फ्लुएंस तो आप निकाल सकते हो कि अगर आपने, अगर देखो ये तो मेंशन है साथ साथ, अगर आपने डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, उसमें लिखा भी है शायद कि 50% इंक्रीज हो रहा है, लास्ट 5 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, कहीं पे मेंशन है ना, ओवर 50% फॉर द लास्ट ईयर्स। ठीक है, तो जब ये तो कह रहा है कि भाई अगर ये बढ़ रहा है तो लोग इस पर स्विच नहीं करेंगे, जब स्विच नहीं करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं ज्यादा। इसका फिर वही चीज है ना कि जो एक अभी स्वीडन ने किया था कि ना ही इसकी हमें क्या समझ में आ रही है, नीड समझ में आ रही है, ना ही क्या समझ में आ रहा है, इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। वो 5 साल से स्टडी कर रहे हैं, 7 साल से, 2017 में लॉन्च हुआ था वो। ठीक है, तो दिस हैज टू बी द राइट आंसर। तो ए वाला हो जाएगा, डी नहीं होगा। सो पहले का हमारा क्या हुआ था? दूसरे का ए, तीसरे पे आते हैं, कोई नहीं। तीसरा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन वुड ऑथर अग्री। सीबीडीसी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इस पे ऑथर अग्री करेगा किस पे? ये तो सबसे आसान है यार, देखो, गोइंग फुल फोर्स टू इम्प्लीमेंट सीबीडीसी, ये तो नहीं होगा भाई, तो ये एलिमिनेट कर लो, क्योंकि फुल फोर्स से कर दोगे तो आपको लास्ट में लिखा है ना कि आरबीआई पहले क्या चेक कर ले, आपको लास्ट वाले 4th पैराग्राफ से मिल जाएगा कि हमें किसी भी चीज के लिए क्या नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, क्या रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, डेड लाइन नहीं बनानी है। तो फुल फोर्स से नहीं हो पाएगा, तो पहले वाला एलिमिनेट होगा। सी लिख दीजिए, आपका है बॉयकॉट अदर डिजिटल पेमेंट, नहीं ये भी नहीं है भाई, तो सी वाला भी एलिमिनेट हो गया। डी, डिले सीबीडीसी टिल सिस्टम आर फुल प्रूफ, नहीं ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन मतलब धीमे धीमे करके लॉन्च करिए उसको, ठीक है, धीमे धीमे करके लॉन्च करिए। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है? फेज समझते हैं ना, फेज, अरे फेज वाइज, फेज वाइज मान लीजिए पहले आपने ये कोई चीज लॉन्च करी, फिर देखा हाँ इसकी नीड भी है और इसका इम्पैक्ट भी चल रहा है, फिर इसका अदर पार्ट प्रोडक्ट लॉन्च करिए। सो इन दिस वे सी का भी हो गया। बी आते हैं 4th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड ऑथर नॉट अग्री विथ, अग्री नहीं करेगा। तो पहले वाले से तो अग्री नहीं कर रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, मेंशन है क्या पैसेज में कहीं पे? नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वाला भी कुछ मैसेज मेंशन है क्या? नहीं है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीबीडीसी इन रिसेंट बजट इज नोवेल, डू वी नो दैट नोवेल है कि नहीं है, अच्छा है खराब है? नहीं है, तो ये तीनों में अग्री नहीं कर रहा वो, तो तीनों में अग्री, ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द दिया है ना, हालांकि वो ऑल ऑफ द सबसे चौथे नंबर पे होना चाहिए था, तभी ऊपर वाले हो पाएंगे, बट ठीक है। वो, हाँ भाई, कैसे पता कि नोबल आइडिया है, कहीं मेंशन है क्या? इज दैट मतलब द इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीडीसी इज अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में कोई जानकारी थोड़े। एंड फिफ्थ वाला तो सबसे आसान है, कह रहा है कि आर्गुमेंट किस में समराइज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है आर्गुमेंट लास्ट में ही समराइज होता है, वैसे ही कर लो आप, किस में हो जाएगा? फोर्थ वाले में होगा, फोर्थ वाले में ही तो बोल रहा है लास्ट में, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, लो। किसका था ये? पैसेज को ध्यान से समझो, फिर करते हैं ना हम लोग। और नेक्स्ट, हाँ एक्स्ट्रा ये वाला भी मैं दे देता हूँ आपको। कितने सही हुए? वैसे ही कितने हुए थे? एक, यही है ना? हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें ए और डी में बड़ी डिफिकल्ट थी, अदरवाइज तो बाकी आसान है, मैं एक्स्ट्रा लेके आता हूँ। सर दे दीजिएगा। अलग अलग रखी हैं सारी? ओके, तो एक एक सबका ले, नहीं दो दो ले लेता हूँ, एक मुझे भी तो पढ़ना होगा। नहीं नहीं ठीक है, बच्चे ही नहीं है ना, क्या दिक्कत? दो इसके, हाँ दो तो ले लें। तो ये, तो ये, बस हो गया। लो, लो चलो जब तक करो। पहले कोई बात, कहाँ पे बताओ? US President Joe Biden find himself in particularly galling situation regarding his administration China policy because it is not just a political force, मतलब बहुत difficult situation कह लीजिए। एक पेन देना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेन हो तुम्हारे पास नहीं होगा ना कोई? रैम्पेंट मतलब होता है अब डिपेंड करता है, देखो रैम्पेंट का वैसे मतलब होता है विदाउट कंट्रोल, है ना? गेलिंग बताया है ना? सर व्हाट इज द रूल? चलो, हर वर्ड का मीनिंग निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसेज का एसेंस समझो। अब यहाँ आई विल नॉट बी देयर इन योर एग्जामिनेशन हॉल टू लेट यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, है ना? तो ये मीनिंग मीनिंग जो पूछना है ना, ये आफ्टर सॉल्विंग द पैसेज पूछा करो, पहले सॉल्व किया करो, नहीं समझ में आया तो उस लाइन का आगे पीछे पढ़ के इससे समझो ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा है कि नेगेटिव वे में बात कर रहा है।
वेयर क्वेश्चन नंबर बी में सिमिलर स्टैंस का मतलब जैसे चाइना ने अपना पक्ष रखा है वैसे ही सेम वैसे भी, जैसे मैंने कहा कि मेरा किसी क्वेश्चन पे ये ओपिनियन है, आपका भी वही ओपिनियन है, तो वी हैव गॉट द सेम इंस्टेंस। ठीक। ताइवान ये चाइना के आसपास है, उसी साइड है। मतलब आई एम नॉट श्योर, मुझे ज्योग्राफी के बारे में इतना नहीं पता, बट एज फार एज आई कैन गेस ताइवान, हाँ उधर ही है। व्हाट? सैक्रोसेंट मतलब होता है सेक्रेड, पवित्र। So, ये भी जो पैसेज है ना, ये अभी रिसेंट के ही हैं आपके, लाइक शुड आई से कि जो अभी आपके रिसेंट में जो आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह में आए, तो इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा भी था, और हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा बहुत रीडिंग करते रहा करिए, ताकि आपको कुछ नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे। ठीक है। किसका? वेयर? स्टार्कली मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सीवियरली वेरी, है ना। बहुत अच्छा पैसेज है ना। इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी, इन टर्म्स ऑफ योर रीडिंग स्किल्स, ये सब में हेल्प करेगा। डिस्ट्रैक्ट ही तो नहीं होना है। लास्ट क्लास में बताया था ना, 5 मिनट जब आप ये पढ़ रहे हो ना, तो बस 5 मिनट यही पढ़ो, फिर चाहे भूकंप आए चाहे जो आए।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? क्या है? वेडर नहीं दिखे तुम्हें? हम्म वही है, ए जेफरी वेडर पूरा यार। हो गया, तुमने अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चन? चलो इसमें देखो, जो वर्ड्स है मैं बता देता हूँ कौन कौन से वर्ड्स आपको पूछने हैं, अब पूछ सकते हैं। एक तो इसमें था ना गैलिंग। गैलिंग का मतलब होता है इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, डिफिकल्ट, उसी सेंस में आएगा, ठीक है। अब सिचुएशन के लिए तो इरिटेटिंग सिचुएशन है, इरिटेटिंग सिचुएशन है तो फिर सिचुएशन कैसी है आपकी? एक तरीके से क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। और इसमें से कौन सा वर्ड है जो आपको पूछना है? पेरिल मैं बता चुका हूँ यार। पेरिल का मतलब होता है डेंजर। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, खतरा। हम्म। और कौन सा वर्ड? कहाँ कवाल? इनटू द लेफ्ट कैबल इन द, अरे कोई जगह चीज होगी यार। चलो बाकी जो मिलते रहेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। कर लिए क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए ना? अभी बचा एक, लोगों का कर लेने दो फिर पढ़ते हैं। चलो साथ ही में कर लेना, एक बार ट्राई देख तो। अरे नहीं भाई। US President Joe Biden find himself in a particularly galling situation regarding his administration China policy. तो चाइना पॉलिसी को लेके कुछ दिक्कत में है बाइडेन साहब, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट हिज पॉलिटिकल फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब क्या होता है? एनिमी। फोर्स, फ्रेंड एंड फोर्स, दोस्त और दुश्मन। एनिमीज होता है और क्या। कहाँ पे थे? हाँ। Because it is not just his political foes who are planning his handling of a rampant bizzling. Planning का मतलब उसको और हवा दे रहे हैं, उसको और मतलब इंस्टिगेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। द सीयरिंग क्रिटिसिज्म इज कमिंग फ्रॉम द सिम्पैक्टिको, कोई जगह होगी, ठीक है। तो सिर्फ उनके दुश्मन ही नहीं भड़का रहे, और बाकी क्या भी हो रहा है, उनको बड़ा ज़्यादा क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि वो लोग वो कैसे हैंडल कर रहे हैं चाइना की पॉलिसी को विद अमेरिका। Perhaps the perils of giving into the left cabal in the Democratic Party have come to bite. क्या हुआ दोस्त?
चलो चलो पढ़ लो, पहले इधर पढ़ लो, आगे का बाद में समझना. Perhaps the perils of giving into the left cabal in the Democratic Party have come to bite Mr. Biden in a fleshy parts. ठीक है. For because he is being accused by pro-establishment policymakers, section of the media and party lawmakers of effectively following what has been derisively described as a Trump light. मतलब ये जो भी कर रहे हैं ना, इनको कहा जा रहा है ये वैसे ही हैं जैसे कौन करते हैं, ट्रम्प. ट्रम्प का लाइट वर्जन है ये. ट्रम्प थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है, थोड़ा कम अग्रेसिव है, वही कह रहे हैं ट्रम्प लाइट. ठीक है, जैसे फेसबुक लाइट होता है, रैपिडो लाइट है, वैसे ही क्या है, ट्रम्प लाइट भी है. ठीक है. अप्रोच टुवर्ड्स चाइना दैट कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है, टू बी डिस्ट्रक्टिव एंड अनइमेजिनेटिव. तो जो चाइना की तरफ उनका वो है अप्रोच है, वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है. ट्रम्प के टाइम पे भी यही था और बाइडेन के टाइम पे भी यही है, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है. ठीक है. The tough line on China being followed by Mr. Biden, thankfully, since the bombast of his predecessor. Predecessor मतलब वही जो उनके पहले काम कर रहे थे. Is justified by his officials as one that has a strong bipartisan support. According to the foreign policy expert, ये जो बेडर साहब हैं, when asked to distinguish its China strategy from of its predecessors, the Biden administration says it favors a multilateral approach of relying allies in contrast to the unilateralism of the America's first practitioners. ठीक है. तो कह रहा है कि हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं. ये जो आपके क्या नाम है बेडर साहब हैं, ये बोले कि नहीं, हम लोग मल्टीलैटरल अप्रोच लेके चल रहे हैं ताकि अपने एलाइज के साथ, एलाइज का मतलब जो आपके दोस्त हैं, कॉन्ट्रास्ट जो आपके पहले थे, पहले कौन थे, ट्रम्प साहब थे, उनका यूनिलैटरल था कि नहीं हम ऐसा करेंगे, एक ही चीज होगी. यहाँ पे क्या है, मल्टीलैटरल है. ठीक है. तो ये जो है आपके एक सपोर्ट कर रहे हैं इनको कि भैया इनका साथ दीजिए आप. हाँ, ब्रिटिश देखो इन पे लगे हैं आरोप कि भैया आप कौन सा वर्जन है, ट्रम्प लाइट वर्जन है. इन दिस कंटेक्स्ट की कौन सी पॉलिसी को लेके, चाइना को. पहले भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो फिर ये बाइडन साहब आते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि नहीं हमारा अप्रोच कैसा है, मल्टीलेटरल है. अरे ये लिखा तो है इसमें, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट. हाँ, अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं तो कुल मिला के पहले पैसेज में यही है कि बाइडेन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि चाइना पॉलिसी को लेके, क्योंकि जैसा ट्रम्प कर रहे थे डिस्ट्रक्शन एंड ऑल, यूनिलेटरल चला था कि हम जो कहेंगे वो मानिए, वैसा ये भी कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम ये भाई साहब आते हैं, स्कॉलर हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, ये बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये मल्टीलेटरल लेके चल रहे हैं. और ट्रम्प साहब कैसे लेके चल रहे थे, यूनिलेटरल लेके चल रहे थे, मतलब अपना ही पक्ष रख रहे थे बस. Scholars such as Mr. Bader quote opinion polls to assert the Democrats do not have a visceral dislike of China. जो डेमोक्रेट्स हैं, देखो दो पार्टियां हैं ना वहाँ पे, एक डेमोक्रेटिक है और एक कौन सी है, रिपब्लिक है. तो ये इनके लिए चाइना के दिल में कुछ ऐसी डिसलाइक नहीं है, यही तो लिखा हुआ है. Do not have a visceral dislike of China, which रिपब्लिकन्स डू, जो किसके अंदर है, रिपब्लिकन्स के अंदर है ना, रिपब्लिकन्स डू. ठीक है. एंड आर्ग्यू दैट इज टेकिंग एन अनकम्प्रोमाइजिंग स्टैंड. प्रेसिडेंट बाइडेन इज गिल्टी ऑफ कंटिन्यूइंग टू परस्यू अ ट्रम्प एरा पॉलिसी अंडर द गाइज ऑफ बाई पार्टनरशिप. तो ये इन पे आरोप लगते हैं कि जो पॉलिसी कौन लेके चले थे, ट्रम्प, ये उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक व्यूज, जबकि डेमोक्रेटिक लोग चाइना को ज़्यादा, मतलब ऐसा चाइना को के खिलाफ उनके मन में ऐसा कोई डिसलाइक नहीं है, लेकिन बाइडेन को इस बात के लिए अक्यूज किया गया है कि आप वही पॉलिसी लेके चल रहे हैं जो ट्रम्प लेके चल रहे थे, जिसमें चाइना के खिलाफ हेट्रेड है क्योंकि रिपब्लिकन्स है, और ये डेमोक्रेटिक के जो सिद्धांत है, उनके जो मॉरल्स हैं, एथिक्स है, उसके खिलाफ है. ये वही लिखा हुआ है, एट द एक्सपेंस ऑफ. व्हाट दिस क्रिटिक फ्रॉम within fail to recognize is that politicians usually have their ear to the ground
And whatever opinions poll may claim, Mr. Biden is attempting to keep the Democrats from lurching to the left when it comes to China. ठीक है. On the substantial issue, he has done well to jettison. Jettison का मतलब होता है लीव कर देना, त्याग देना, है ना. क्या? Incendiary and provocative language. तो उन्होंने incendiary मतलब भड़काऊ होता है ना, और provocative का मतलब भी क्या होता है? भड़काना, incite करना, instigate करना. ठीक है. कहाँ पे? प्रोवोकेटिव का नहीं, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है प्रोवोक करना, मतलब भड़काओ. ठीक है. द इंसेंडियरी एंड प्रोवोकेटिव लैंग्वेज ऑन द लैंग्वेज कहाँ चला गया, लैंग्वेज ऑफ हिज प्रेडिसर्स. ठीक है. तो जिस हिसाब से ट्रम्प साहब, प्रेडिसर का मतलब यहाँ पे ट्रम्प साहब या इसके पहले के जो लोग भी थे, वो जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण देते थे, यू नो, वो इनसे बच गए हैं, वो इसका यूज नहीं कर रहे हैं. मजेदार पैसेज है वैसे. आगे कहाँ चलना है? हाँ. While continuing to stress that meaningful cooperation as opposed to transactional economic trade ties with Beijing would be possible if there are fundamental changes in its hegemonic approach. देखो क्या कह रहा है, देखो साथ में नहीं पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे क्या हो रहा है. ठीक है. तो बाइडेन साहब ने क्या किया कि जो आपके प्रोवोकेटिव लैंग्वेज थी, है ना, इंसाइट कर रही थी, जो इंस्टिगेट वाली लैंग्वेज थी, इन सब का मतलब होता है भड़काना, इंसाइट, इंस्टिगेट. ठीक है. प्रोवोक करना होता है इनका मतलब. ये लैंग्वेज जो ये यूज करते थे इनके जो पहले वाले थे, लाइक ट्रम्प एंड उसके पहले भी जो लोग थे, वो बाइडेन साहब ने उसका यूज नहीं किया है, क्योंकि वो आगे कह रहे हैं कि क्यों नहीं किया है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक और ट्रेड ट्राइज बढ़ानी है बीजिंग के साथ, मतलब चाइना के साथ, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा if there are fundamental changes in its hegemonic approach. hegemony का मतलब क्या होता है? hegemony, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डोमिनेंस. डोमिनेंस कह लीजिए या कह लीजिए लीडरशिप. किसी एक स्टेट का किसी दूसरे स्टेट पे क्या डोमिनेंस या लीडरशिप इज कॉल्ड हेजेमनी. ठीक है. तो वही कह रहा है कि जो ये हेजेमेनिक अप्रोच है ना, इसको जो है क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. कि नहीं, डोमिनेंस हमारा चाइना के ऊपर है, बीजिंग के ऊपर है, तो जैसे हम चाहेंगे वैसे ट्रेड करना, ऐसे नहीं हो पाएगा, तो फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा. फर्दर, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड कॉलिंग आउट द चाइनीज डिजायर फॉर डोमिनेशन एंड गियरिंग अप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इंक्लूडिंग स्ट्रेंडिंग द क्वाड, लॉन्चिंग, डबलिंग डाउन इट्स इंटरनेशनल एशिया ईस्ट सिक्योरिटी अलायंस एंड कीपिंग इट्स स्ट्रेटजी फोकस ऑन द एशिया पैसिफिक टू इंश्योर द, मतलब ये कर रहा है कि चाइना भी चाह रहा है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. और देख ले इसमें कुछ करने लायक है. अच्छा, इसमें एक वर्ड है डी कपलिंग. ठीक है. तो डी कपलिंग का भी क्लियर होगा आपको, कपल से बना है. तो वॉशिंगटन फील्स इट इज ऑन द राइट ट्रैक द स्ट्रेटजी ऑफ डी कपलिंग फ्रॉम चाइना बाय कंटिन्यूइंग अ हाई ट्रैफिक रिजिम. तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा दे रहे हैं, हाई ट्रैफिक हो रहा है, तो ट्रेड कैसे करेंगे, तो उससे अलग हो रहे हैं ये करके. ठीक है. वैलिडेटिंग द FBI शार्प फोकस ऑन चाइनीज एंड चाइनीज अमेरिकन कंडक्टिंग रिसर्च एट अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्पेशली इन सेंसिटिव डुअल यूज टेक्नोलॉजी. ठीक 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 ठीक. अब यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है, बाइडेन हैज इंडिकेटेड दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ वन चाइना पॉलिसी इज नॉट सैक्रोसैंक्ट. तो बाइडेन ने कहा है कि वन चाइना पॉलिसी इज नॉट सैक्रोसैंक्ट. सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या है? एक तरीके से सेक्रेड होता है वैसे मतलब तो इसका. तो वही कह रहा है कि पवित्र नहीं है, एक जैसी नहीं होनी चाहिए, मतलब वन चाइना पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. गिवन द अग्रेसिव मूव बाय बीजिंग अगेंस्ट ताइवान, ट्रम्प लाइट और नॉट, दिस इज अ पॉलिसी अप्रोच दैट नीड्स टू बी सपोर्टेड. तो अब ये ट्रम्प लाइट वर्जन है या नहीं है बाइडेन साहब का, लेकिन जो भी है इसको हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए बाय ऑल सेंसिबल सेक्शन ऑफ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है. तो कुल मिला के कहानी ये है इस पैसेज में. यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से, यही से है ना. हाँ, चाइना वगैरह की बात हो रही है, चाइना पॉलिसी को लेके बात हो रही है, तो इनका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है. ठीक है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको ट्रम्प लाइट वर्जन कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. भाई साहब एक आए जो है, क्या नाम था इनका, बाइडर, है ना, बाइडर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपकी बाइडेन साहब की पॉलिसी है वो बेहतर है किससे, ट्रम्प से, क्योंकि ये मल्टीलेटरल पॉलिसीज लेके चल रहे हैं. और बाइडेन साहब ने भी क्या किया, भड़काऊ भाषण देने बंद कर दिए ताकि हमारी ट्रेड वगैरह हो पाए.
अगर हेजेमनी अप्रोच रहेगी, मतलब डोमिनेंस वाली अप्रोच रहेगी, तो ट्रेड वगैरह नहीं हो पाएगी। यही सब कहानी है, ठीक है इसमें। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, और हमें अल्टीमेटली सपोर्ट करना है, बाइडेन साहब का यही कह रहा है। चलो, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर बाइडेन। तो मिस्टर बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या ओपिनियन रखता है जो ऑथर। नहीं देखो, चलो पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले वाले में देखो क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, वो है डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्यों, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव होता तो चाइना को सपोर्ट क्यों करता, मल्टीलेटरल क्यों निकालता। कंजर्वेटिव तो नहीं है, कंजर्वेटिव होता तो वही होता तो कौन कर रहा था, ट्रम्प कर रहा था। तो इसका मतलब डी वाला तो नहीं हो सकता। सी पे आते हैं, द टेक ऑफ मिस्टर बाइडेन ऑन चाइना इज डिफरेंट स्ट्राइकली, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है क्या, नहीं, सम हाउ डिफरेंट है, बाकी है तो वैसे ही। तो सी वाला भी क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मिस्टर बाइडेन हैज अ वेरी सिमिलर स्टैंस, नहीं यार ये भी तो गलत है। सिमिलर स्टैंस कहाँ है भाई, जो इसके प्रेडिसेसर, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि सिमिलर स्टैंस कहाँ है भाई। आप देखो ना पूरे उसमें क्या कह रहा है कि ट्रम्प का जो सीन था वो ये था आपका यूनिलैटरल, कि जो हम चाहेंगे वैसा ही होगा, है ना, डोमिनेंस था। और ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये लास्ट पैसेज की लास्ट पैराग्राफ में पड़ी है ना, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प लाइट और नॉट, दिस इज अ पॉलिसी अप्रोच दैट नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय ऑल सेंसिबल सेक्शन ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। तो यही ऑथर क्या कर रहा है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, यही ओपिनियन है author का, कि जो मिस्टर बाइडेन की पॉलिसीज है उनको आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक तो सीधे सीधे मेंशन भी है लास्ट लाइन में, और नहीं भी है तो एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ द इंफॉर्मेशन इन दिस पैसेज इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मतलब जो पैसेज में लिखा हुआ अगर वो सही है तो इनमें से क्या सही होगा। चलो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। Sympactico is a term that is used to describe one's competitors. The author does not feel aligned with Trump's provocative language. Mr. Biden has plans to work with China on some major fronts. China would have to be sympathetic for its hegemony to prevail. So in options अच्छे हैं, but इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत ही है, मतलब वो तो सही ही नहीं है। डी सी बी ए, फिर सेंटेंस क्वेश्चन को समझिएगा, इफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज इज ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू एज वेल। ऐसे तो मैं कहूंगा बी क्यों नहीं है, हाँ क्योंकि देखो आप जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे कहीं पे लिखा था ना, लेट यू नो कि 1 2 सेकेंड, थर्ड वाला में पढ़िए, थर्ड पैसेज पे आइए, ऑन द सब्सटैंशियल इश्यूज he has done well to jettison the incendiary and provocative language of his predecessor while continuing, ठीक है। तो उसने कहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसी बहाने, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक मिनट मैं समझा रहा हूं क्या है ये। थर्ड पैसेज में आपने पढ़ी पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि जो समझो भाई, बातें ना करो, जो बाइडेन है क्या वो उस लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है जो लैंग्वेज उसके पहले वाले यूज कर रहे थे, जैसे ट्रम्प या उसके पहले, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। नहीं कर रहा ना, वही तो कह रहा है कि वो जो पहले लैंग्वेज यूज करते थे वो बाइडेन ने उसका यूज करना क्या कर दिया, बंद कर दिया है। तो ये बताइए बाइडेन और ट्रम्प ये दोनों की लैंग्वेज में अलाइनमेंट है कि डिसअलाइनमेंट है। हाँ मतलब ये दोनों सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि अलग अलग यूज कर रहे हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं ना। ये प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है और ये कैसा यूज कर रहा है, लैंग्वेज ऑफ कोऑपरेशन यूज कर रहा है। तो अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें अगर पैसेज में जितनी दी गई इंफॉर्मेशन है वो सही है तो इनमें से हमारा क्या सही होगा।
तो देखो बी में क्या लिखा हुआ है कि ऑथर ये फील नहीं करता है कि ये दोनों की जो लैंग्वेज है वो क्या है, अलाइंड है। द ऑथर डज नॉट फील अलाइंड विथ ट्रम्प्स प्रोवोकेटिव लैंग्वेज। तभी तो वो कैसी लैंग्वेज यूज कर के सपोर्ट में है, जो कौन लैंग्वेज यूज कर रहा है, बाइडेन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड ऑथर एग्री, एग्री वाला बताओ भाई कौन सा एग्री करेगा। इसका तो बी होना चाहिए, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं बच रही है आपके पास। देखो पहले वाले में क्या लिखा है, थर्ड के ए में, जेफरी बैडन इज अ वोल्फ। नहीं, वोल्फ वोल्फ तो नहीं है भाई, ठीक है। सी में क्या लिखा है, मिस्टर बाइडन हैज टू पे बैक अमेरिकाज एलाइज फॉर द डीड्स ऑफ मिस्टर ट्रंप। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। डी, डेमोक्रेट्स हैव इंस्टीट्यूट दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना। नहीं नहीं, ये तो गलत है। डेमोक्रेट्स का चाइना के प्रति क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। किसका नहीं होता है, रिपब्लिकन्स का नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन ही गलत है। तो एक ही बच्चा बी, मिस्टर बाइडेन कंसीडर्स वर्किंग विद एलाइज मोर सुटेबल देन वर्किंग अलोन। यही तो उसने बात कही है पूरे ऑप्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा था इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी अच्छा है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय मिस्टर बेडर्स स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। बताओ, जो बेडर के स्टेटमेंट था क्या था, हाँ, वो उसने कौन सा रोल प्ले किया है, खुद सोचिए पहले। बेडर ने क्या किया पैसेज में, बताइए। बेडर ने बाइडेन इसके अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट बोला है बेडर ने, नहीं, बाइडेन के साथ बोला है, सपोर्ट किया है ना। तो क्या किया उसने, सपोर्ट किया, अगेंस्ट तो नहीं बोला। तो सी नहीं हो सकता, पहले समझिए बात को। क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट। ऑथर का, अब मेरी बात सुनो, ओए शांत रह, मेरी बात सुनो। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर का आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है लास्ट पैसेज की लास्ट लाइन में कि ट्रम्प लाइट और नॉट, दिस इज अ पॉलिसी अप्रोच दैट नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। ये ऑथर का क्या है, आर्ग्यूमेंट है कि भैया ये करना है आपको, ठीक है। तो जो आपका ये बाइडर साहब हैं, क्या इनकी ये इस ऑथर के आर्गुमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे भाई। वो तो क्या करता है, वो तो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है भाई। क्योंकि ऑथर का आर्गुमेंट ये है कि बाइडेन की पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और वो तो कौन भी बोल रहा था, बाइडेन भी बोल रहा था कि बाइडेन क्या बोल रहा था कि बाइडेन की पॉलिसी अच्छी है कंपेयर टू हिज प्रेडिसर्स। तो सी वाला तो नहीं हो पाएगा। डी वाले में लिखा है, मिस्टर बेडर्स स्टेटमेंट इज वेल टेकन बाय द ऑथर्स एंड इज मेन कंक्लूजन। ये भी नहीं है। अरे यार पहला वाला ही है, अब ध्यान से पढ़ो पहले वाले को क्या लिखा हुआ है। इट इज वन ऑफ द प्रेमाइसेस व्हिच स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्गुमेंट। ऑथर का आर्गुमेंट है कि बाइडेन की पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए। और उसने एग्जांपल दिया किसका, एग्जांपल किसका दिया, बाइडर का। बाइडर का example दिया कि भैया इसलिए मैं कह रहा हूं, इधर इधर सुन लिया करो। तो आज सुनते ही नहीं, तो खुद ही लगे रहते हो अपना। अरे तो गलत हो जाने दो ना, अब तो सही करो। ऑथर का क्या लिखा हुआ है पहले वाले में, इट इज वन ऑफ द प्रेमाइसेस व्हिच स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आर्गुमेंट। ऑथर का आर्गुमेंट है कि बाइडेन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए सभी सेक्शन को, ठीक। और फिर उसने बाइडर के एग्जांपल दिए। अब एग्जांपल से ये क्या कर रहा है, इसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि ये प्रेमाइस है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बाइडेन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, एक एग्जांपल में ये देता हूं। तो ये जो आपने उसने प्रेमाइस सेट किया है, वो इस आर्गुमेंट को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है। एंड डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आता है। मैंने कौन सा, फोर्थ वाला, इतना डिफिकल्ट लेवल का मतलब है कि इतना डिफिकल्ट लेवल का पैसेज नहीं आता। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखे, दिस इज वन ऑफ द मजेदार पैसेजेस दैट आई हैव सीन। ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। चलो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो गया, बुद्धि हरी हो गई होगी, तो मैं थोड़ा आसान वाला दे देता हूँ आपको, है ना। ये आसान है थोड़ा सा, कंपैरेटिवली इजी है। उसमें लैंग्वेज भी अच्छी थी। हेजेमनी का मतलब बताओ, हेजेमनी नहीं पता, जब मैं बता रहा हूँ तो लिखा तुमने कॉपी पे, दे रहा हूँ अभी। स्टार्टअप्स क्या, किसका,
प्लॉलीफरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना। पहली लाइन पढ़ो, क्या स्टार्टअप्स वाला है ना पैसेज? स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स किसको नहीं मिला अभी? स्टार्टअप्स, अरे तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया स्टार्टअप्स वाला, तो करो फिर। तुम्हें नहीं मिला, आपको मिल गया। कहाँ चला गया यार? प्रोलिफरेट में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज, किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ना।
थर्ड वाले पे जो लिखा हुआ है, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स बीइंग रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु हैज डिप्ड। तो जो ग्रोथ रेट है, जो नए स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं बेंगलुरु में, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। CBC हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज परेशान मत होइएगा, सिंपल सिंपल है, बस देख लो ध्यान से, ऑप्शंस पे ध्यान रखो थोड़ा। ओके, चलो ट्राई करते। स्टार्टअप्स इन इंडिया कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट इन मेगा सिटीज, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं मेगा सिटीज में स्टार्टअप्स। द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट फ्रॉम रिमोट लोकेशंस एंड अवे फ्रॉम सिटीज बीइंग द fulcrum for the startups. It is strange to note that the small towns still get nudged away by their big brothers. ठीक है, as per the recently unveiled economic survey 21-22, Delhi has overtaken Bengaluru to become the startup capital of India. ठीक है, तो स्टार्टअप से इंडिया की बात हो रही है कि मेगा सिटीज में बढ़ रहे हैं, अब दिल्ली बन गया है, पहले बेंगलुरु था, बस इतनी सी बात है। The survey tells us that the startups in the country have grown remarkably over the last 6 years. तो 6 साल से बहुत बढ़ रहे हैं, thanks to policy support by the government. गवर्नमेंट ने पॉलिसी सपोर्ट किया, with over 40,000 being recognized in 21-22.
Their total number in the country has going up to 61,400 as of January 10, making India the third largest startup ecosystem in the world after US and China. तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो अब इसकी वजह से देखो 14,000 से 61,400 हो गए, अभी थर्ड आ गया है इंडिया after US and China. What is more exciting is the fact that a record 44 startups have achieved unicorn status in 2021. 44 startups ने unicorn status achieve किया है 2021 में, taking the overall tally to 83 total हो गए होंगे फिर. India overtook the UK to emerge as the third highest country in number of unicorns after US and China. तो in terms of unicorn भी थर्ड नंबर पे पहुंच गया है. As of January 14, India's 83 unicorns have reported a total valuation of $278 billion. This is indeed unparalleled growth. और ये वास्तव में बड़ी unparalleled growth है. As per a recent ये कोई कंपनी है, NASSCOM Zinnov report, India will have 200 unicorns by 2025, and the ecosystem will account for around 37,000 tech startup. तो 2025 तक 200 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे and 37,000 tech startups will take place as well. The emergence of the ecosystem has been imperative in providing direct and indirect job opportunities, accounting for approximately 6.6 lakh direct jobs and more than 34 lakhs indirect job. तो ये जो आपके startups हुए हैं, तो approximately 6.6 lakhs direct jobs दी गई हैं, 34 lakhs indirect jobs दी गई हैं. Among sector, financial services and banking, EdTech and supply chain management have been the forefront of creating most of the employment opportunities. तो इन sectors से employment ज़्यादा हुआ है. The need of hour is to encourage a pan-India growth of the ecosystem. The government had started a system of ranking to encourage the states to provide a conducive environment. तो इन्होंने एक भैया ranking भी जारी की है कि आप conducive का मतलब होता है favorable, right? Last year, Gujarat took the best performer ranking, while Karnataka and Kerala got top performers titles. During the pandemic, there is certain accumulation of new startup in mega cities. The policies by the government should aim at letting startups bloom in smaller towns. तो जो policies है government की, वो उनको aim करना चाहिए कि वो bloom करें, startups bloom करें कहाँ बड़े, in smaller towns, so that they can provide huge employment opportunities across the country. अब देखो रूरल करेंगे मतलब स्मॉलर टाउन्स में करेंगे तो अपॉर्चुनिटी भी कैसी होंगी, एम्प्लॉयमेंट की बढ़ जाएंगी, क्योंकि उस सेक्टर को कवर कर पाएंगे. अब बताना है कि इस इन्फ्लुएंस पैसेज से हम क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हैं. क्या पहले तो पहले ये बताओ, एलिमिनेट करें पहले हम लोग. चलो 90, तो जरा बताओ सी वाला हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि नहीं. A ranking system to evaluate states on startup is not the way forward. It is the way forward. तो ये तो एलिमिनेट कर लेंगे आप. वेरी गुड. क्या हम बी वाला सही है हमारा कि नहीं, पहले ये बताओ. बी वाला इन्फर कर सकते हैं. It is comparatively easier to build a startup unicorn in the US than in India. इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं है, तो बी वाला भी एलिमिनेट हो गया. अब बचे हमारे पास डी और ए और डी. तो बताइए डी वाला सही है. डी वाला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. स्टार्टअप्स आर वे फॉरवर्ड टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है. नहीं, आप डी में लिखा क्या, ध्यान से देखो ना. स्टार्टअप्स आर वे फॉरवर्ड टू एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर देंगे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देंगे. बढ़ाएंगे ना. पागल है. हाँ, तो इसीलिए तो यही तो नहीं पढ़ना है. ऊपर ही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है. हाँ वो ठीक है, वो तो मुझे पहले ही था, वो पहले से भी कर सकते हो, बट ये भी ध्यान रखिए. अब जैसे डी में लिखा है, अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता तो एक बार हम लोग ये कह सकते थे, इन्फर कर सकते थे. और ये तो लिखा ही है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है फेवरेबल, ताकि इंडिया में क्या करे, स्टार्टअप्स बढ़ सके. तभी तो इतने स्टार्टअप बढ़े हैं, पॉलिसी सपोर्ट की है. तो ये आपका ए वाला तो होना ही था, और ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करना आप दोबारा. According to the author, which of the following would qualify as a logical course of action? क्या एक्शन लेने चाहिए. एक completely government funded startup. क्या, अच्छा चलो बताओ, डी वाला आंसर हो सकता है क्या. 95 में डी वाला आंसर हो सकता है क्या. हाँ, a completely government funded startups नहीं.
आप स्टार्टअप करिए, गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है आपको, तो डी वाला तो नहीं हो पाएगा। सी वाला बताइए, अ पॉलिसी दैट मैंडेट्स द स्टार्टअप टू एम्प्लॉय 10 इंडिविजुअल्स फ्रॉम डे वन, ये कहीं मेंशन नहीं है कि डे वन से आप एम्प्लॉय करिए नहीं करिए। बी, बिग कॉर्पोरेट्स फंडिंग द स्टार्टअप्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्ड अ, बिग कॉर्पोरेट्स नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, तो ये भी हट गया। तो यही बचा आपका ऑप्शन ए नंबर, आपका बचा ही क्या, सब एलिमिनेट हो गए। एन इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स द स्टार्टअप्स फ्रॉम रूरल एरियाज अ सीड मनी, ठीक है। अब तुम्हें पहला वाला समझ में आया हो कि इसका मतलब क्या है, नहीं आया हो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। आपने ये देखा कि डी वाला गलत है, फिर आपने देखा सी वाला भी गलत है, फिर देखा बी वाला भी गलत है। अब चार में से तो एक ऑप्शन होना ही होना है ना। ये सही था सब लोगों का, ठीक है, ये गलत हो गया। अब ये 90 से मतलब 96 वाला देख लीजिए। नाइन्टी सिक्स पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज। ये मजेदार क्वेश्चन है। ओके तो क्या हम लोग थर्ड वाले को आंसर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वेरी गुड। कहीं भी मेंशन नहीं है a large number of startups are being formed in बेंगलुरु बट नॉट रजिस्टर्ड, तो ये कहीं मेंशन ही नहीं है कि बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो क्या सेकंड वाले को हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू स्टार्टअप बीइंग रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु हैज डिप्ड, तो ग्रोथ की तो हमें पता ही नहीं है कि डिप हुई है कि बढ़ी है, ऑब्वियसली बात बढ़ी है ओवरऑल, स्पेशली बेंगलुरु की बढ़ी है कि नहीं बढ़ी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आइए बताइए, क्या पहले वाले को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंक्लूड कर सकते हैं क्या, ओनली वन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते आप। अच्छा मैं पहले वाला बता भी देता हूँ, मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन भी दिया होता, लिखा है द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन बेंगलुरु हैड रिड्यूस्ड, ये कहीं मेंशन नहीं है। उसने कहा है कि दिल्ली ऊपर हो गया है, तो ये हो सकता है कि दिल्ली में स्टार्टअप्स ज्यादा हो गए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि बेंगलुरु में स्टार्टअप्स क्या हो गए हैं, घट गए हैं। मान लीजिए बेंगलुरु में पहले 100 होते थे, मान लीजिए थे कि बेंगलुरु में पहले 100 स्टार्टअप्स एक साल में स्टार्ट होते थे, दिल्ली में होते थे 80, ठीक है। अब बेंगलुरु में एक साल बाद 110 हो रहे हैं, बट दिल्ली में कितने होने लग गए, 120 होने लग गए। तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि कम हो गया, आप जब प्रॉपर डेटा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये किसका गलत था, गलत था, ये सही था, क्या कर दिया था आंसर। आप कंक्लूड कैसे कर, सेकंड को कैसे कंक्लूड कर लोगे, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, है ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 97, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईदर रिप्रेजेंट अ फैक्ट और एन ओपिनियन, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ये लग रहा है, चलो पहले 98 कर लेते हैं फिर इसके बाद आते हैं इस पे। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो लास्ट पैराग्राफ में जो बताया गया है वो इन चार ऑप्शन में किस हिसाब से वो आपका है। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा। A possible solution is portrayed and then its applicability is held in most of the cases, नहीं ये तो नहीं होगा। अच्छा बी वाले को आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर लो, बी वाले में क्या लिखा हुआ है, a few legitimate questions are raised to the solution presented in the previous paragraph। तो क्वेश्चन कहाँ रेज किए हैं आपने, नहीं किए हैं, आपने तो सिर्फ सोल्यूशन बताया है ना। तो सोल्यूशन बताया है तो देखो ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, अब ए को पढ़ लो सी को पढ़ो। सी में लिखा हुआ है अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड विद अ फ्यू एग्जांपल्स एंड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द सोल्यूशन कुड हेल्प, तो सी वाला इज द राइट आंसर, ठीक है, सी वाला, सी वाला सही है। अभी ये बचा आपका 97,
97 में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईदर रिप्रेजेंट अ फैक्ट और एन ओपिनियन, या तो फैक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे या तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओपिनियन को। फाइंड द ऑड वन आउट। चलो पहले में क्या लिखा है, द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट फ्रॉम रिमोट लोकेशंस एंड अवे फ्रॉम सिटीज बीइंग इन द फुलक्रम ऑफ स्टार्टअप, इट इज स्ट्रेन टू नोट दैट स्मॉल टाउन स्टिल गेट नीड। देखो सभी कुछ तो मेंशन है इसमें, चारों ऑप्शन ही तो पैसेज के मेंशन है। तो डी में क्या है भाई, द नीड ऑफ द आवर इज टू इनकरेज अ पैन इंडिया ग्रोथ ऑफ इकोसिस्टम, द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड अ रैंकिंग सिस्टम, ये भी तो मेंशन है, तो कैसे कह सकते हो, चार ही ऑप्शन है। देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये आप खुद करना है आपको, ठीक है। इनमें से तीन ऑप्शन में आपको दोनों चीजें थोड़ी दिखाई देंगी, फैक्ट भी शो करेगा और क्या भी शो करेगा, ओपिनियन भी। जब आप पढ़ेंगे तो फैक्ट भी होंगे उसमें, और उसी सेंटेंस में आपको ऑथर का ओपिनियन की भी झलक मिलेगी, है ना, यू विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ द ऑथर्स ओपिनियन एज वेल। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा उसमें कुछ नहीं है सिवाय किसके, फैक्ट्स के। अब वो अब तुम लोग सोचो, ये एक तरीके से होमवर्क है, HW तुम लोगों का, ठीक। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ, थोड़ा खुद सोचना। तीन ऑप्शंस में यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। फैक्ट्स आर गिवन, ओपिनियन ऑफ ऑथर। इन वन ऑफ द फोर ऑप्शंस यू विल हैव कंप्लीट फैक्ट्स, उसमें आपको ओपिनियन ही नहीं है, सिर्फ फैक्ट है। तो जिसमें सिर्फ फैक्ट्स है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें क्या बताना है, क्या बताना है, ऑड वन आउट। इन तीनों में दोनों चीजें मिलेंगी, है ना, और एक में ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ फैक्ट है, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना ऑड वन आउट। मैं वही कह रहा हूँ, चलो एक ऑप्शन तो उसने एलिमिनेट करवा दिया, डी। अब चलो ए बी और सी बचे हैं, ठीक है, हाँ? अच्छा, अब सी में क्या बोल रहा है, वो- नहीं ये आप ही को बताना, मैं बताने से रहा तुम्हें, नहीं मैं बस आप मुझे एलिमिनेट करवाओ किसी बेस पे, तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो देखो डी वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, उसका लॉजिक भी सही था, आर्गुमेंट भी सही था कि ओपिनियन दे रहा है वो थोड़ा बहुत, फैक्ट भी है, तो डी वाला तो एलिमिनेट हो गया। What is more exciting is the fact that a record of 44 startups have achieved unicorn status in 2021, taking the overall tally of 83. India overtook the UK to emerge as the third largest country in the number of unicorns after China, after the US and the China. हाँ, नहीं मैं आंसर ही नहीं बताऊंगा तुम्हें, चलो मैं आंसर बता दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, बट इसको घर पे जाके सोचना है। अभी कहाँ से एंड हो गया, अभी टाइम है, कहाँ 3:30 बज गए, 15 मिनट्स आर लेफ्ट, 18 मिनट्स आर लेफ्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ तक थे, 98 तक ना। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्लास में एक आपको पैसेज दिया था, किसी ने सॉल्व किया वो, नाइनटीन 8 तक हुए थे ना अभी, 99, 99 से है
99, 99, 99. नाइन्टी सेवन में बी वाला, देखो डी वाला आपने कहा ना नहीं होगा ना, डी वाला नहीं हुआ, इसको बोले थे ना कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा, व्हाट इज मोर एक्साइटिंग इज द फैक्ट दैट अ रिकॉर्ड 44 स्टार्टअप हैव अचीव्ड। तो ये तो इसने कर लिया, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटिंग बात है कि इंडिया ने ओवरटुक कर लिया है एज द थर्ड। तो इसमें भी उसका ओपिनियन है, ठीक है। तो सी वाला भी नहीं हो पाएगा। अब ए और बी बचा, अब दो एलिमिनेट में से एक एलिमिनेट कर लेना, ठीक। मुझे मिल गया। 99 से कहाँ तक क्वेश्चन है उसमें, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 103, ठीक है। ये करके आना अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करके आना है इनको, ठीक। नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में करके आना है होमवर्क। उसको कोई करेगी नहीं लाया, अगली क्लास में डिस्कस करवा लूंगा, तुम किए हो। चलो कोई नहीं, अगली क्लास में ले आना, एक साथ डिस्कस करा दूंगा। रीजनिंग और लैंग्वेज, बाकी कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, कवर अप मत दे। बेटर, क्वैशिंग का मतलब हो गया खत्म कर देना। खत्म कर देना।
कर लिए क्वेश्चंस हो गए? रैशनल का मतलब होता है जो सोच समझ के किया जाए, तो जो, हाँ, और नॉट रैशनल। हम्म। सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है उसका, बस ये देखो। हो सकता है कि सारे ऑप्शंस पैसेज में दिए हों, बट जो मेन आर्गुमेंट है उसका, ऑथर का, वो क्या है? क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? कौन सा कर रहे हो? Question for 1 year suspension of BJP legislature by the Minister of Assembly last year has corrected an unjustifiable excess of. क्या पूछा गया 102 में? डिसएग्री करेगा पैस, पहले वाले से तो अग्री करेगा, डिसएग्री नहीं कर रहा। Members of legislation who create disruption in the house shall be dealt with an acute manner. सेकेंड वाले से भी अग्री करेगा, डिसएग्री नहीं करेगा। डिसएग्री करना है कि अग्री करवाना है? जो डिसएग्री कर रहा है ना, हाँ, तो पहले वाले से भी डिसएग्री कर रहा है, दूसरे वाले से भी डिसएग्री कर रहा है। वन जीरो टू क्या लिखा है? द मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी आर एट मोर रिस्क। वो रिस्क उनके पास ज्यादा है जिनके पास ज्यादा रूलिंग पार्टी है, कि रिस्क कम है उनका। हाँ, तो फिर इससे डिसएग्री नहीं कर जाएगा। इसको तो पैसेज ना भी पढ़ो तो ऐसे ही बताओगे यार, जिसके पास ज्यादा जो है रूलिंग मेंबर्स हैं, तो वो क्यों रिस्क का होगा, कम होगा रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, तो पहले वाले तो डिसएग्री कर ही रहा है वो। पहले क्वेश्चन के आंसर्स कर लो तुम लोग अपने हिसाब से, जो आपको लग रहा है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैं होता बहुत बार क्या होता है ना, कि अब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, डिसएग्री एग्री में कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर वो जो है कियोस क्रिएट हो जाएगा। ये बताओ, ये कहीं पे मेंशन है कि जब वो लोग जो है डिसरप्शन कर रहे हैं हाउस में, वहां पे उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? यही तो होगा यार। तो फिर सेंस निकालना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। और जो गलत हो तो मुझे बताइएगा। देखो आपका है, ये तो देखो
इन्फ्रेंस जो है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द पैसेज सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस। तो आपने एलिमिनेट किया होगा, और एलिमिनेशन के बाद अगर आपको आंसर दिख रहा है तो वो है आंसर नंबर ए, द अपोजिशन मेंबर्स आर एट वीकर पोजीशन दैट दोज इन पावर आर फॉर गेटिंग सस्पेंडेड। तो जो कम है वो ज्यादा हो रहा है। 100 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रमाइस टू सपोर्ट इट ऑर्डर। ऐसा कौन सा प्रमाइस है जो उनके ऑर्डर को सपोर्ट कर रहा है? तो सस्पेंडिंग लेजिस्लेचर undemocratically could ease passing of legislation. Third, the main intention of the suspension of the legislation is not the punishment, or the suspension of BJP MLAs in Chhattisgarh was not rational. तो इसमें से कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के एज ए प्रमाइस जो इसका ऑर्डर है जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कहाँ हो पाएगा यार? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। 101 का है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पैसेज का यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सभी के लिए ये रिमाइंडर है टू यूज यूर पावर वाइजली। तो ये ए हो जाएगा। 102 का हो जाएगा डी, विच इज डी डी, 1 सेकेंड एंड थर्ड। और 103 का हो जाएगा बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन हेल्ड बाय द ऑथर। ठीक है, सो इसमें से जो भी डाउट है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और ये प्लीज करके आइएगा। और जो